नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। साथियों, यह वीडियो नहीं एक सीरीज है एमसीक्यूज की, वो एमसीक्यूज जो हर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो चुटकियों में हल किए जा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो की सीरीज सुपर 100 क्वेश्चंस की है, जिसे मैंने हर सब्जेक्ट के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि गेट, यूपीएससी, एसएससी, पीएसयू, स्टेट को क्लियर करना चाहते हैं, अपने सपनों की जॉब पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो सुपर 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मोडाइनमिक्स के हैं, जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो आइए साथियों, चालू करते हैं अपने इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन जो मैं अभी आपके सामने लेके आया हूं वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं थर्मोडायनेमिक्स की, वो किसी भी डायग्राम हो, चाहे वो पीवी डायग्राम हो, चाहे टीएस डायग्राम हो, तो हमेशा एक पॉइंट से डिनोट की जाती है, इसलिए ये क्या होंगी, पॉइंट फंक्शन होंगी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट फंक्शन। तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो बी होगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो पॉइंट से डिनोट होती हैं किसी भी डायग्राम पर, तो इसलिए इसका आंसर पॉइंट फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिस्टम के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है तो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर और टेम्परेचर भी मास से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सिर्फ क्या बचा, हीट। तो हीट क्या होगा, जो कि मास पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा हीट। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है वर्क डन इज 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसमें से जो ये प्रोसेस लिखी है इनमें से किसके लिए वर्क डन जो होगा 0 होगा, सिस्टम पर किया गया या फिर सिस्टम के द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन है आइसोकोरिक, आइसोमीट्रिक या कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम को दो नाम से और पुकारा जाता है, जैसे आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक भी मैंने इसमें लिखा है, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक क्या होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, किसी होल के थ्रू अगर कोई भी अगर बड़ा कंटेनर है उसके अंदर गैस भरी हुई है और किसी होल के थ्रू हम उसे पास कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। और तीसरी है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कोई भी अगर आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन अगर हमारा किसी वाल्व के थ्रू हो रहा है किसी गैस का, तो उसे हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इनकी उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या गैस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो साथियों, आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डी यू इज इक्वल्स टू सी वी इंटू डी टी। और यहाँ पे क्या है हमारा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब T1 माइनस T2 क्या होगा, 0। जब टेम्परेचर चेंज 0 है तो हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए इसका आंसर सही आंसर होगा रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो कि क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए एडिशन पॉइंट डाला है, एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को किससे डिफाइन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है U माइनस टी एस, यानी कि इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। अगला क्वेश्चन है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वी की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, तो सुपरहीटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हम इसमें ऑप्शन दे रखा 1 किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, 1.41 होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर एयर, 1.35 होता है सैचुरेटेड वेपर के लिए, और यहां पर हमने इसने क्या बोला, सुपरहीटेड स्टीम, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1.315। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज
तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा हमारा किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? इसमें चार ऑप्शन है, ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी, इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, लेस देन डेल क्यू अपॉन टी एंड इक्वल टू जीरो। तो एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी होगा, क्योंकि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? डेल क्यू अपॉन टी साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन इम्पॉसिबल साइकिल, ऐसी साइकिल जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी का क्या स्टेटमेंट है, ये हमें टिक करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डेल क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन जीरो। तो इम्पॉसिबल साइकिल के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, और जो भी हमारी पॉसिबल या रिवर्सिबल साइकिल होंगी उनके लिए ये वाली कंडीशन जो ऑप्शन ए में है वो वाली कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन इम्पॉसिबल साइकिल के लिए डेल क्यू अपॉन टी का साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है। तो एंट्रोपी वैसे तो क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी हम किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट फंक्शन से। लेकिन यहाँ पर है एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल वर्क माइनस मैक्सिमम एक्चुअल वर्क। तो वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर पाथ फंक्शन होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए गए, सीपी इज इक्वल्स टू सीवी, सीपी ग्रेटर देन सीवी, सीपी लेस देन सीवी या अनप्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पर जो है डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, और इसके अलावा अब इसमें डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी इज इक्वल्स टू सीवी हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्रेशर चेंज होने के साथ, इसलिए यहाँ पर सीपी इज इक्वल्स टू सीवी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूल केल्विन कोफिशिएंट, इसे हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी कहते हैं, फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। तो पहले मैं बताऊंगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट है ऐसी प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जूल केल्विन कोफिशिएंट बोलेंगे। और आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये हमें याद रखना है कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होगा। अगला क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। कार्नोट इंजन जो कि बिल्कुल आइडियल इंजन है, मतलब जितनी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आज तक इन्वेंट हुई हैं या पोस्टुलेट हुई हैं, उनमें जो सबसे आइडियल मोस्ट आइडियलिस्ट साइकिल है वो कार्नोट इंजन है। तो इसमें पूछा गया एफिशिएंसी इसकी किस पे डिपेंड करेगी। तो पहला है, इसने ऑप्शन दे रखा वर्किंग सब्सटेंस, साइज ऑफ इंजन, डिजाइन ऑफ इंजन और टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, यानी जहां से हीट आ रही है उसका टेम्परेचर, जहां ये हीट रिजेक्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर। तो इसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या होता है? T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। यानी ये किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ जो हमारे सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर है उस पर ही डिपेंड करेगी इसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज पोस्टुलेटेड इन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी हमारे लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, किस लॉ से आया? तो अगर हम यहाँ पे हमें चार ऑप्शन है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जीरोथ लॉ हमारा किसको करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम को करता है। फर्स्ट लॉ एंथैल्पी को डिफाइन करता है, यानी कि वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और सेकंड लॉ क्या करता है? एंट्रोपी को डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पर हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हुए ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ। लेकिन मैं थर्ड लॉ भी बता देता हूं। थर्ड लॉ होता है कि कोई भी सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाने के लिए नंबर ऑफ फाइनाइट प्रोसेस के साथ उसे संभव नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचाने के लिए हमें कई सारी प्रोसेस लगेंगी, वो हमारा थर्ड लॉ पोस्टुलेट करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी,
तो वो आएगा सेकंड लॉ, क्योंकि वो सेकंड लॉ से डिफाइंड होता है। अगला क्वेश्चन है एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज। तो ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर उसका ट्रिपल पॉइंट आ जाता है। वहां पर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर तीनों फेसेस उसकी को एग्जिस्ट करती हैं, वेपर, सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसलिए इसका जो, और इसे हम डिफाइन करने के लिए कोई भी हमें पैरामीटर की भी जरूरत नहीं है, ना प्रेशर ना टेम्परेचर, बस हम टेम्परेचर से इसे डिनोट कर वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी गिब्स फेस रूल से, वो क्या होगी, 0 होगी। P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू क्या होता है, गिब्स फेस रूल। उसमें अगर हम इसको लगाएं तो वहां से हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी वो 0 हो जाएगी। कोई भी ड्राइनेस, अब अगला क्वेश्चन है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय। प्योर सब्सटेंस जैसे कि अगर हम स्टीम की बात करें तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन किससे मेजर किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, 4 एपरेटस हैं। गैस थर्मोमीटर, इससे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इससे हम कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं। और सेट एपरेटस, इससे हम जो फ्लू गैस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पॉल्यूटेंट्स हैं उसको हम मेजर करते हैं। उसमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उन सबको अलग अलग उसमें मेजर किया था। तो बचा क्या, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। इससे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करते हैं कि कितनी उसमें वेट स्टीम है, कितनी उसमें सैचुरेटेड स्टीम है या फिर सुपर हीटेड स्टीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सपेंशन प्रोसेस एज पर लॉ पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर v की पावर क्या है, p क्या प्रेशर, v की पावर 1 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक एक्सपेंशन। नहीं, क्योंकि यहाँ पर p और v की पावर क्या है, कोई भी सिंगल पावर है, 1 और क्यूबिक पावर या फिर क्वाड्रेटिक पावर नहीं है। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए पीवी की पावर गामा होता है, गामा की वैल्यू 1.4 होती है, तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है, तो आइसेंथैल्पिक वो नहीं है ये प्रोसेस। और फिर पीवी इज टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। और ये हाइपरबोलिक एक्सपेंशन इसका सही आंसर है, क्योंकि पीवी इज टू कांस्टेंट, यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। और हाइपरबोलिक एक्सपेंशन हमारी जो स्टीम इंजन होते हैं उसमें जो एक्सपेंशन होता है स्टीम का सिलेंडर के अंदर, वो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन से ही डिनोट किया जाता है। जैसे हम रैंकाइन साइकिल पर भी देख सकते, हमने स्टडी किया है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि हाइपरबोलिक एक्सपेंशन उस पर डिनोट किया जाता है स्टीम इंजन के एक्सपेंशन में, जहां पर स्टीम का एक्सपेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन पीवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज अ। अगर पीवी डायग्राम अगर हम बनाएं तो उस पर ट्रिपल पॉइंट की स्थिति कैसी होगी। इसमें 4 ऑप्शन है, क्या वो लाइन से डिनोट किया जाएगा, क्या वो पॉइंट से डिनोट किया जाएगा, या फिर वो कर्व से डिनोट किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पीवी डायग्राम पर जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो लाइन से डिनोट किया जाता है। अगर अब ये पीटी डायग्राम होता तो ये पॉइंट से डिनोट किया जाता। तो ये हमें याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट पर जो पीवी डायग्राम पर जो ट्रिपल पॉइंट होगा वो लाइन से डिनोट होगा, इसलिए 17 का ऑप्शन ए होगा। फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क इनपुट इज गिवन बाय। तो कोई भी अगर गैस को हम अगर आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क उसमें इनपुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सीधा फॉर्म, इसमें 4 फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं। P1 V1 log P2 upon P1, P2 V2 माइनस P1 V1 upon N-1। तो आइसोथर्मल की बात करें तो ये तो हो गया पॉलीट्रोपिक वाला बी वाला, ये हो गया इसमें log P1 upon P2। और यहाँ पर है दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन दोनों में अंतर है। P2 upon P1 है ऊपर और P1 upon P2, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो P2 क्या आएगा, ऊपर होगा, और P1 क्या होगा, नीचे होगा। और यहाँ पर है P1 upon P2, तो आइसोथर्मल में क्या होता है फॉर्मूला, P1 V1 log P2 upon P1। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। और रही बात लास्ट वाले की, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलीट्रोपिक वाले के लिए बी लगेगा, ए और सी थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब कंप्रेशन की बात हो रही तो P2 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ P2 upon P1 इंटू P1 V1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर, इसमें से किसको डिनोट करती है।
तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब जैसे कि बॉयलर में कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट उसका स्टीम का नहीं होगा और कोई भी वर्क उसमें अभी नहीं बन रहा, क्योंकि वर्क जो बनेगा हमारा किसमें आके बनेगा, टरबाइन में। तो ए और बी में भी से कोई ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे सी में भी वर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वर्क अभी हमें कुछ नहीं मिला है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, यानी कि हीट इनपुट से पहले कितनी एंथैल्पी थी और हीट इनपुट के बाद कितनी एंथैल्पी हुई, वही चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इनपुट ऑफ हीट एनर्जी होगा। तो सही ऑप्शन होगा 22 का डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें रिवर्सिबल इंजन जो है दो रिवर्सिबल इंजन है जो कि सीरीज में काम कर रहे हैं। पहला इंजन जो है 900 और T2 केल्विन के बीच में काम कर रहा है और दूसरा इंजन T2 और 400 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। तो T2 क्या इसमें कंडीशन दे रखी, लेस देन 900 केल्विन, यानी कि 900 क्या है उसका सोर्स टेम्परेचर है, T2 उसका सिंक टेम्परेचर है। ऐसे ही जो दूसरा इंजन है उसका सोर्स टेम्परेचर T2 है और सिंक टेम्परेचर 400 केल्विन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, वर्क आउटपुट्स ऑफ बोथ द इंजन आर इक्वल। तो बोथ इंजन आर इक्वल और रिवर्सिबल है, इसका मतलब कार्नोट इंजन है। तो इसे हम सीधे सीधे एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, 900 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 400। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो T2 इज इक्वल्स टू 650 आएगा। इसको हम अगर हम शॉर्टकट में से सॉल्व करना चाहें वर्क आउटपुट को, तो 900 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1300 डिवाइड बाई 2, वो भी क्या होगा 650 केल्विन। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 का सी। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनली जो 1 केल्विन की जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करी गई है, तो उसके अनुसार इसकी सही डेफिनेशन क्या है। जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1/100th ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बी है 1/273.15 ऑफ द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तीसरा है इसमें 100 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और चौथा है 1/273.15 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर है 1/273.15 ऑफ द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक स्केल जो आफ्टर 1954 लागू किया गया है वो इसी डेफिनेशन के तहत लागू किया गया है। तो इसकी सही आंसर होगा 1/273.15 ऑफ द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वन डर वाल इक्वेशन जो कि रियल गैस के लिए इस तरह से डिनोट की जाती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज टू RT। तो इसमें कांस्टेंट जो B है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट के टर्म्स में क्या किस तरह से इसे मतलब एक्सप्रेस किया जाता है, इसमें हमसे पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एनी गैस। तो Vc/3, 2Vc, 3Vc, 8, 8, 27 VcR। तो इसका सही आंसर होगा Vc/3, यानी कि B की वैल्यू जो वन डर वाल्स इक्वेशन में है वो Vc/3 के बराबर होगी। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में एक एक करके मैं आपके सामने इसी तरह से इसके 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करूंगा। तो साथियों ये थे पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स के सुपर 25 MCQs। साथियों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।